दुष्टों के कारण कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। 2022 के भारत में भी हम उन्हें दुष्ट कह रहे हैं जो कि इस्लामिक आतंकवादी हैं, जो इस्लामिक जिहादी हैं। इस्लाम की आइडियोलॉजी के चलते कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ मिलकर मारा। इसलिए वो दुष्ट नहीं है, वो इस्लामिक जिहादी हैं। और आज अगर हम उन्हें शब्दों से दुष्ट कहते हैं तो इसका मतलब है कि सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन समाज में अभी भी लोग डर व्याप्त है। ये वो दौर है जब आपको और मुझे आने वाली पीढ़ियां इसलिए माफ नहीं करेंगी कि हमारे पास अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं था। सन 1975 का बड़ा जिक्र हुआ, लेकिन आज सन 1975 नहीं है। तब भी मैं ये मानता हूं, पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी का सिर्फ ध्येय होता है सत्ता तक पहुंचना। सत्ता पे पहुंचने के बाद देश की सेनाएं भी वही रहती हैं, पुलिस भी वही रहती है, आईपीसी भी वही रहता है, संविधान भी वही रहता है, जुडिशरी भी वही रहती है। तो बदलता क्या है? किस बदलाव के लिए सरकार को आप बदलते हैं? और सरकार के बदलने से क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन होता है? तो जिन बातों की, योजनाओं की चर्चा करते रहिए सुबह से लेकर शाम तक। हजारों योजनाएं, हर सरकार की योजनाएं होती हैं। न मुझे सरकार में इंटरेस्ट है, न योजनाओं में इंटरेस्ट है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि सत्ता पे बैठने वाले शीर्ष आदमी ने इस राष्ट्र के प्रति क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इसलिए सच बोलिए, और सच में अगर अपने भी आड़े आते हैं तो उनको भी एक्सपोज कीजिए। इसलिए आज वो अपने हैं तो उनकी मीठी मीठी बातें आप सुनना चाहते हैं, लेकिन जो कुकर्म उन्होंने किए हैं उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, कोई बताता नहीं है सार्वजनिक। क्योंकि बताने से टिकट कट जाएगा, पार्टी का पद नहीं मिलेगा। पार्टी और सरकार बहुत छोटी है राष्ट्र के सामने, बहुत छोटी है राष्ट्र के सामने। इसलिए इस क्षेत्र में आने से पहले सरकारें कैसे चलती हैं, पार्टियों के मैनिफेस्टो कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये 25 साल तक पास से देखा है। और इसीलिए नौकरी छोड़ते वक्त एक ही प्रण किया था, सत्ता किसी भी पार्टी की हो, व्यवस्था में कोई बड़े से बड़ा पद हो, सत्ता हमें खरीद ना पाए और हम बिकने लायक न बने। यही हमारा मोटो है। सत्ता में जाने से पहले बड़े बड़े नारे होते हैं, सत्ता में जाने के बाद नारे बदल जाते हैं, तब कुछ और एजेंडे होते हैं। सत्ताओं की अपनी मजबूरी होती है। ये जो लोकतंत्र नाम की आपने संगठन बनाया है और इसकी रक्षा के लिए आपने एक मंच भी बनाया है। दुनिया में जहां भी सबसे ज्यादा समस्याएं हैं वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र कहां से निकला, खासतौर से मैं आधुनिक लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। मैं आचार्य चाणक्य के जमाने की बात नहीं कर रहा, विष्णुगुप्त के जमाने की बात नहीं कर रहा। अगर देश को, राष्ट्र को बचाने के लिए इस तथाकथित लोकतंत्र द्वारा सत्ता में बैठाई जाने वाली पार्टियां अगर वो राष्ट्र के खिलाफ हैं, तो फिर लोकतंत्र को कहीं टांग दीजिए और इस देश में डिक्टेटरशिप लागू कीजिए। हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लोकतंत्र के माध्यम से यह है। इस देश की जड़ में लोकतंत्र ने मट्ठा डाला है, खूब डाला है। हम अपने घर में 5 लोगों के परिवार में लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। वहां नहीं पूछते किसी से कि आज क्या सब्जी बननी है। वहां कोई फैसला लोकतंत्र से नहीं लेते, लेकिन देश में लोकतंत्र का ढोंग बहुत पीटते हैं, यहां से लेकर अमेरिका तक। दुनिया में जो भी कुछ बदलाव है, आज 2 देश ऐसे हैं
उन्होंने अपने राष्ट्र का जो मिजाज है, जो सोच है, उसको धीरे धीरे देश से निकालकर राष्ट्र पे लाके खड़ा किया। और आज यही कारण है हजारों करोड़ों बीमारियों के शिकार हैं हम। और जिन लोगों ने यह तय किया कि लोकतंत्र से राष्ट्र नहीं बचाया जा सकता, उन्होंने, उसी समाज ने, क्योंकि वहां राष्ट्र की कल्पना कुछ और है, उन्होंने अपने यहां आजीवन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति निर्धारित कर दिया है। आपके पड़ोस में एक चाइना है। हमें अपनी कायरता, कमजोरी, लालच को छुपाने के लिए कुछ नई नई चादरें चाहिए होती हैं, इसलिए जब तक हम दूसरे को बुरा ना कहें तब तक हम अच्छे दिखते नहीं हैं। चाइना को यह बीमारी समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को टांग दो कहीं पे, और उनके यहां भी राष्ट्रपति आजीवन बन गया है। इसलिए इन दोनों मुल्कों को पूरी दुनिया में देखिए, ये अपने राष्ट्र के हित में फैसला लेते हैं। इसलिए नहीं लेते कि बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर के हमें बहुमत दे दिया है तो हमारी सरकार है। सरकार काम अच्छा कर रही है लेकिन बहुमत नहीं है, तो तोड़ जोड़ के फिर हम महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं। और तथाकथित एक हिंदू पार्टी, हिंदुत्व का डंका पीटने वाली पार्टी, जिसके मूल में उसका जन्म हिंदुत्व के गर्व से हुआ, लेकिन लोकतंत्र की बीमारी यह है कि आज वो बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी, जो ये कहती थी खुल के, जिसका संस्थापक ये कहता था एक टेलीविजन के इंटरव्यू में कि बाला साहब ठाकरे साहब ये बताइए कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में आपका कितना हाथ है। उन्होंने कहा हाथ नहीं, मेरा पूरा पांव भी इसी में है। हम ऐसे बहादुरों के बारे में नहीं बात करते हैं। आज लोकतंत्र की इस बीमारी के कारण वो पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अजान का कंपटीशन करा रही है, क्योंकि उन्हें कुछ मुसलमानों का भी समर्थन चाहिए। ऐसे आइडियोलॉजी बिक जाती हैं। पहले भी बिकी थी हमारे यहां। हमारे यहां के लोगों ने भी इस्लामिक विश्वविद्यालय खोलने की दिल्ली में बड़ी तत्परता दिखाई थी। इसलिए जब तक आप रूट पे नहीं जाएंगे, संगठन और पार्टियां देश कभी नहीं बचाती हैं। ढोंग होता है कि हम देश बचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जिस दिन राष्ट्र खड़ा हो जाता है उसी दिन बचाव पैदा हो जाता है। सब पार्टियों ने यह कोशिश की मिलके, राष्ट्र जागृत ना हो, हमारा वर्कर जागृत हो जाए, जिसे हम बंधुआ मजदूर बनाकर घुमाएंगे। वोट दे मरे इनके लिए, और जब सत्ता में ये आए तो फिर दूसरी चुनौतियों का सामना करते हुए आपके ऊपर सवाल ना करें। और भारत के इस तथाकथित संविधान को रौंदते हुए हर पार्टी ने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है। इसलिए आज कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं है, यह महत्व नहीं है। महत्व यह है कि आपने अगर इसका भी अध्ययन किया होता। जब हम कांग्रेस को और वामपंथ को गाली देते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमने क्या किया है। पहले हम अपने बारे में बताएं। पड़ोस के बारे में तो सब जानते हैं। हमने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी की इस देश में, जानबूझ के की हमने, होने दी हमने। अब उसका ढोंग पीट करके हम कहें कि नहीं साहब, अब यह स्थिति ऐसी है, ऐसा ही करना है। इसलिए जो काम हमारे दौर में गलत हुए हैं, आप सब जानते हैं। पत्रकारिता का जीवन रहा और उसके बाद इस्तीफा दे दिया, और आज से लेकर के जब तक अंतिम सांस है, न किसी पार्टी, किसी संगठन का कोई सदस्य बनने की मुझे कोई शौक नहीं है। और ये सिर्फ